यार आप भी कई बार ये सोचते होगे कि क्या ये आरबीआई को मज़ा आता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने में, जो लोन को महंगा कर देती है देश में, जब देखो तब इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है अपनी। इसको क्या मज़ा आता है कि आरबीआई को क्यों इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है? जितना है उतना रहने देना, 1% है 2% जितना है उतना रहने दे, बार बार बढ़ा देती है, जैसे फेड बढ़ाता है बढ़ा देती है इंटरेस्ट रेट। तो ऐसा क्यों करती है आरबीआई? क्या इसको मज़ा आता है? वेल द आंसर इज मज़ा नहीं आता है। अब जब देश के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो आरबीआई अपने रेपो रेट्स बढ़ाती है इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। बट आप बोलोगे इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से इन्फ्लेशन का क्या कनेक्शन? इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल में आ जाएगा? मतलब कुछ भी वेल कुछ भी नहीं। मैं बताता हूँ कैसे कंट्रोल होता है। यहाँ मैंने आपके लिए कुछ लिख के रखा है। ये होता है मनी सप्लाई। इसको हम बोलते हैं मनी सप्लाई। इस कंसेप्ट को आगे समझने से पहले इस कंसेप्ट को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, मनी सप्लाई के कंसेप्ट को। क्योंकि पूरा जो पूरी की पूरी जो सिस्टम है ना, ये पूरा का पूरा इसी कंसेप्ट, एक कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, मनी सप्लाई के कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। तो क्या होता है ये मनी सप्लाई का कंसेप्ट? मनी सप्लाई का मतलब होता है कि देश के अंदर सर्कुलेशन में कितना पैसा है, पब्लिक के पास कितना पैसा है, फिर चाहे वो उसके बैंक अकाउंट के अंदर हो, चाहे उसके पास में किसी इन्वेस्टमेंट हो, चाहे उसके पास कैश रखा हुआ हो, किसी भी फॉर्म में, बस गवर्नमेंट के पास मार्केट के अंदर पैसा कितना है, पैसा होना चाहिए, उसे हम बोलते हैं मनी सप्लाई। ठीक है। बट उससे पहले आप सोचोगे मुझे इन सब को समझ के क्या करना, हमें क्या करना, अपना काम बनता, हमें क्या करना, ये बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट की चीज़ें, बड़े लोगों की बड़ी बातें। वेल मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? तो आपको फ़र्क पड़ता है इससे। क्या फ़र्क पड़ता है? आपको सबसे पहले फ़र्क पड़ता है कि जब भी अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो आपका लोन महंगा होगा। आपने कोई लोन ले रखा है तो उसकी ईएमआई महंगी होगी, आपको इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ेगा। आप कोई लोन लेना चाहते हो तो वहाँ पे हमें उस पर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देना पड़ेगा, राइट। वेल अब हम कह सकते हैं कि जिन लोगों ने लोन नहीं ले रखा है और जिनको नहीं लेना है उनको क्या फ़र्क पड़ेगा? उनको भी फ़र्क पड़ेगा। हम किसी भी कंपनी के अंदर अगर जॉब कर रहे हैं मान लो, या मान लो जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ क्या उस कंपनी ने, तो ऑलमोस्ट हर कंपनी ने डेट ले रखा होता है, बैंक लोन ले रखा होता है थोड़ा बहुत। तो अल्टीमेटली अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो उस कंपनी को उस लोन के ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा तो कंपनी के प्रॉफिट्स, ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट्स कम होंगे। प्रॉफिट्स कम होंगे तो अल्टीमेटली वो एम्प्लॉयज़ की सैलरी कम करेगी, राइट। उनको सैलरी कम देगी क्योंकि उसको प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं। दूसरी चीज़, अगर जॉब नहीं कर रहे जो लोग, किसी कंपनी के अंदर लोन भी नहीं रहेगा, उनको क्या फ़र्क पड़ता है? उन जो बेरोज़गार है, मतलब बेरोज़गार तो नहीं कह सकते, बट हाँ जिनके पास जॉब नहीं है, जो खुद का बिज़नेस कर रहे हैं, उनको क्या फ़र्क पड़ता है? उनको भी फ़र्क पड़ता है। आप कोई ना कोई चीज़ तो हाउस होल्ड में यूज़ कर रहे होंगे, प्रोडक्ट्स डेली आप हाउस होल्ड में यूज़ करते हो, वो कोई ना कोई कंपनी बनाती है, उसने लोन ले रखा होगा। अब उस इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो वो उसका इंटरेस्ट का ईएमआई महंगा होगा, और इंटरेस्ट कंपनी प्रॉफिट्स में से देती है, हमें पता है। तो यहाँ पे जब वो इंटरेस्ट ज़्यादा देगी तो कंपनी का प्रॉफिट कम होगा, और अगर प्रॉफिट कम होगा कंपनी का तो इन दैट कंडीशन अगेन कंपनी प्रोडक्ट की प्राइसेस बढ़ा देगी मार्केट के अंदर, उसकी प्राइसेस बढ़ जाएंगी, राइट। तो आपके ऊपर ज़्यादा आपको पे करना पड़ेगा सेम प्रोडक्ट के लिए, जिससे कि अल्टीमेटली होगा क्या, देश में इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। तो ये आपको समझ में आ गया कि अब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया होगा कि क्यों इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को आपको समझना है, पूरे के पूरे सिस्टम को समझना, राइट। तो हम मनी सप्लाई की बात कर रहे थे। मनी सप्लाई मतलब कितना पैसा सर्कुलेशन में है, मार्केट के अंदर कितना पैसा करंट टाइम पे है, उसको हम बोलते हैं मनी सप्लाई। सिंपल है। मनी सप्लाई मैनेज कैसे होती है? मनी सप्लाई मैनेज होती है, आपको पता है आरबीआई हमारा सेंट्रल बैंक जो होता है हमारा, जैसे हमारा आरबीआई है, ये नोट्स प्रिंट करता है और नोट्स प्रिंट करके मार्केट के अंदर डालता है। क्लियर है इतना? मैं ये भी बताऊंगा करंट सिचुएशन में कि यहाँ तक कैसे पहुंची, करंट सिचुएशन में क्यों रेट्स बढ़ रहे हैं, सब कुछ देखेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। और हाँ, आपका टाइम वैल्यूएबल है तो सारे टाइम स्टैम्प्स मैंने नीचे दे दिए। तो आरबीआई यहाँ पर पैसा प्रिंट करता है। अब आरबीआई हर एक को घर घर जाके पैसे थोड़े दे सकता है कि भाई तुम पकड़ो ये पैसे, तुम लो पैसे, तुम लो पैसे, सब पैसे ले लो, देश में इन्फ्लेशन, हमें डिफ्लेशन में जा रहा है, देश में इकोनॉमिक ग्रोथ कम है, पैसा, मनी की सप्लाई बढ़ानी, तो सब पैसा पकड़ो। ऐसा घर घर जाके तो नहीं देगा। तो आरबीआई फॉलो करता है इस सिस्टम को। आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई बैंक्स को पैसा देगा और फिर ये बैंक आगे लोन के रूप में पैसा देंगे। आप कस्टमर्स को लोन के रूप में पैसा देंगे आगे, और इस तरह से इकोनॉमी के अंदर पैसा आएगा आरबीआई से। क्लियर है इतना? अब यहाँ पर आरबीआई अगर बैंक को पैसा देगी तो वहाँ पे कुछ इंटरेस्ट चार्ज करती है बैंक, विच इज़ कॉल्ड रेपो रेट, जिसको हम बोलते हैं रेपो रेट। ठीक है, इसे हम बोलते हैं रेपो रेट।
ये रेपो रेट क्या होती है, जिस रेट के ऊपर, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आरबीआई बैंक को पैसा देती है। अब बैंक इसमें अपना प्रॉफिट ऐड करके, जिसको इकोनॉमिक्स में बोलते हैं स्प्रेड, तो अपना प्रॉफिट ऐड करके बैंक उसे आगे लोन में देगा, राइट। तो ये सिंपल इस तरह से इकोनॉमी में पैसा आएगा। अब आप यहाँ पर मैंने एक चीज़ और लिखी है, बैंक और आरबीआई। तो ये सिंपल चीज़ है, एक कंसेप्ट और है, समझना आपके लिए ज़रूरी है। कि अब जैसे आरबीआई बैंक को पैसे देता, बैंक के पास अगर सरप्लस आ गया, ज़्यादा पैसे आ गए, तो वो क्या करेगी, वो आरबीआई को दे देगी कि तुम इसे सेफ हैंड्स में रख लो, हमें अभी ज़रूरत नहीं है और हमें इंटरेस्ट देते रहना। तो उसको हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। और ये रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों हमेशा आरबीआई ही फिक्स करती है करंट मार्केट सिचुएशंस को देख करके। क्लियर? यहाँ तक का कंसेप्ट समझ में आया कि पैसा इकोनॉमी में जाता कैसे, आरबीआई बैंक को देती है, बैंक लोन देके सप्लाई करती है, मार्केट के अंदर पैसा डालती है। क्लियर है? अब बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट पे। अब क्वेश्चन आता है, ये इंटरेस्ट रेट डिसाइड कैसे होती है? भैया मार्केट में मुझे आज अगर 15% पे पर्सनल लोन मिल रहा है, 8% पे होम लोन मिल रहा है, तो वो रेट कैसे डिसाइड होती है? तो रेट सिंपली डिसाइड होती है रेपो रेट, सिंपल फॉर्मूला है इसका, रेपो रेट, या फिर इसको हम जो आरबीआई का रेट होता है वो बोल सकते हैं, प्लस इसमें बैंक अपना ऐड करता है अपना प्रॉफिट, बैंक्स प्रॉफिट। नाउ यहाँ पे होता क्या है, बैंक अपना प्रॉफिट ऐड करता है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई भी बैंक हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ एचडीएफसी हम ले लेते हैं, एचडीएफसी, और यहाँ पे आरबीआई ने पैसा दिया। अब मान लो आरबीआई कहता है कि हमारा जो रेपो रेट है, हम बैंक्स को पैसा देंगे 3% के रेट पे, ठीक है, 3% के रेट पे देती है। और एचडीएफसी कहता है कि मैं अपना प्रॉफिट इसमें रखूँगा 4% लोन के अंदर। तो आपके पास जो इंटरेस्ट रेट आएगा वो 7% पे एचडीएफसी आपको लोन देगी। इसीलिए आपने देखा होगा बैंक टू बैंक वेरी करती है इंटरेस्ट रेट्स की। अगर एसबीआई की अलग है, एचडीएफसी की अलग है, आईसीआईसीआई की अलग है, तो वो इसीलिए चूँकि वो अपने प्रॉफिट्स पर मैनेज करते हैं। आरबीआई ने फिक्स कर दी रेट, इसी रेट पे तुमको रेपो रेट, इस रेपो रेट पे तुमको पैसा मिलेगा और उस पर तुम अपना प्रॉफिट ऐड करके आगे बेचो। तो ये एक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हमारे हुए थे उसके अंदर भी कहा गया था कि बैंक्स को एक फ्री हैंड दिया गया था कि वो अपने इंटरेस्ट रेट खुद से डिसाइड कर सके। तो यहाँ पे 7% इंटरेस्ट रेट निकल कर गया, राइट। इतना क्लियर हुआ इंटरेस्ट रेट कैसे डिसाइड हुई। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बात आती है कि भैया ये तो समझ आ गया इंटरेस्ट रेट कैसे डिसाइड होती। अब ये आरबीआई को क्या प्रॉब्लम है, आरबीआई क्यों कम ज़्यादा करता है, इसको 3 का 3 ही क्यों नहीं रहने देता? रीज़न है, अगर इन्फ्लेशन का फेस है, मतलब मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, तो अगर मार्केट में पैसा डालना होता है तो क्या करती है आरबीआई, बैंक को इंटरेस्ट देती है, बैंक उसको लोन पे देते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोन देते हैं, आरबीआई कम कर देती है रेट को। मान लो आज 3% है, तो मान लो 3% पे 100 लोग लोन ले रहे हैं यहाँ पे, मतलब 100 लोगों के पास पैसा जा रहा है मार्केट के अंदर, ठीक है। अब इस तरह जाता है, मान लो इन्फ्लेशन बढ़ जाती है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ 100 लोगों के पास पैसा, अब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है देश के अंदर, डिमांड ज़्यादा आ गई देश में। अब यहाँ डिमांड का भी अच्छा सिंपल सा कंसेप्ट, एक कंसेप्ट और समझना जरूरी है डिमांड का। डिमांड नॉर्मल टर्म्स में हम कहते हैं किसी भी चीज़ को खरीदने की इच्छा, मुझे BMW खरीदनी है, वो डिमांड है, उसको डिमांड। बट ये उसको डिमांड हम बोलते नहीं है। डिमांड हम कब बोलते हैं, डिमांड यानी किसी भी चीज़ को पहले तो खरीदने की डिज़ायर होनी चाहिए। मान लो मुझे BMW खरीदनी है, BMW खरीदने की मेरी डिज़ायर है, तो वो डिज़ायर होनी चाहिए पहली चीज़। दूसरी चीज़, खरीदने के लिए मेरे पास रिसोर्सेज भी होने चाहिए, यानी उसे खरीदने का पैसा भी होना चाहिए। मान लो BMW 1 करोड़ की आ रही है, तो मेरे पास वो 1 करोड़ रुपये होना चाहिए। और तीसरी चीज़, उस रिसोर्स को सेक्रीफाइस करने की विल होनी चाहिए, यानी उसे खर्च करने की इच्छा होनी चाहिए। मैं वो 1 करोड़ खर्च करना भी चाहता हूँ, तभी जाके हम उसको बोलेंगे BMW की डिमांड, एंड दैट इज़ कॉल्ड डिमांड। सिंपल, तो डिमांड का मतलब ये। यहाँ पर अगर इंटरेस्ट रेट मान लो कम कर दिए, कल को आरबीआई कहती है कि हमने 3% से इंटरेस्ट रेट को 2% पे कर देती है, हम 2% पे बैंक्स को देंगे, तो HDFC का 4% प्रॉफिट, तो इंटरेस्ट रेट 6% हो जाएगा। तो इंटरेस्ट रेट अगर कम होंगे तो और ज़्यादा लोग लोन लेंगे बैंक से। भाई मेरे पास में पहले 80 लाख रुपए थे, बट मैं 20 लाख नहीं ले रहा था, लोन ले लिया, अब मैंने इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो 20 लाख का मैंने लोन ले लिया बैंक से। तो ऐसे BMW की डिमांड बढ़ गई मार्केट के अंदर, ठीक है। BMW की डिमांड बढ़ गई, जैसे सभी चीज़ों के साथ में होगा, लोग लोन लेंगे बैंक से ज़्यादा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम देना पड़ रहा है यहाँ पे अभी, राइट। तो इससे क्या होगा, अल्टीमेटली इन्फ्लेशन बढ़ेगी, सभी चीज़ों की प्राइसेस बढ़ेगी, तो इन्फ्लेशन देश के अंदर बढ़ेगा। अब यहाँ पर 2 से 6% जो इन्फ्लेशन वाला वीडियो आपने देखा होगा ये वाला,
नहीं देखा तो आई बटन से देख लेना। इसमें कॉन्सेप्ट मैंने बताया था 2 to 6% इन्फ्लेशन तो आरबीआई भी चाहता है कि देश में बढ़े नॉर्मली 2 to 6%। बस इस 6 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 2 से नीचे नहीं आना चाहिए, इसकी रेंज के बीच में रहे, वो तो आरबीआई भी चाहता है। अब क्यों चाहता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, फिलहाल इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो अगर डिक्रीज करेगी तो इससे पैसा मार्केट में ज़्यादा जाएगा, जिससे डिमांड चीज़ों की बढ़ेगी, प्राइसेस बढ़ेगी, क्योंकि सप्लाई तो देखो लिमिटेड है। अगर आज मान लो 1000 BMW, तो BMW तो 1000 ही है, बट अगर पहले उसको खरीदने वाले 100 लोग थे और अब लोगों इंटरेस्ट रेट कम हो गए तो लोगों ने लोन ले लिया, तो यहाँ पे उसको खरीदने वाले 200 लोग हो गए। तो सिंपल सी चीज़ें हुआ क्या, डिमांड बढ़ गई बट सप्लाई तो लिमिटेड है, सप्लाई तो उतनी है जितनी थी 1000 ही, तो प्राइसेस बढ़ जाएंगी और इसी तरह से इन्फ्लेशन बढ़ेगा, राइट। तो इसलिए गवर्नमेंट जब भी चीज़ें बहुत सस्ती हो जाती है तो इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देती है, अपना थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट कम कर देती है ताकि मार्केट में पैसा जाए। अब आते हैं करंट सिचुएशन पे कि इन्फ्लेशन कंट्रोल कैसे होता है इससे। तो इसका जस्ट अपोजिट, यानी कि अगर पैसा डालने के लिए अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट कम कर रही थी तो अब इन्फ्लेशन बढ़ गया, चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, तो उसको लेने के लिए क्या करेगी आरबीआई, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी। सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी, लोन महंगा होगा तो लोग लोन कम लेंगे। अब आरबीआई क्या देता है, मैं 3% से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है देश में, मैं इसको बढ़ा के 5% कर रहा हूँ रेट को, 5% प्लस 4% बैंक जो प्रॉफिट रख रहा है, तो 9% का इन्फ्लेशन रेट हो जाएगा। अब लोन कम लेंगे लोग, लोन कम लेंगे तो मार्केट में पैसा कम होगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, ठीक है ये तो नए लोगों की बात हुई, जो नए लोग नहीं लेंगे, बट जिन लोगों ने एग्जिस्टिंग कम रेट पे लोन ले रखा था उनके पास तो पैसा आ गया, अब उस पैसों को क्या करना, वो पैसा कैसे आएगा? तो यहाँ पे वो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा पे करेंगे। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो ज़्यादा रेट पर इंटरेस्ट वो पे करेंगे, राइट। तो यहाँ से वो पैसा एक तो उस तरीके से आ जाएगा और दूसरी चीज तरीके से आएगा। एक और कंसेप्ट यहाँ पर होता है, ये लिख लेते हैं, जिसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ये ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होता है? हम बात करते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस मतलब देयर आर सो मेनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लाइक शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स जो मार्केट के अंदर होते हैं। तो इफ़ गवर्नमेंट विल इंक्रीज द रेट्स, मतलब अगर गवर्नमेंट यहाँ रेट्स इंक्रीज करेगी देन क्या होगा कि यहाँ पे लोग जो है वो अपना जो पैसा है वो इन सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, तो मार्केट से मनी सप्लाई कम होगी। मनी सप्लाई कम होगी मतलब इकोनॉमी में से पैसा इन सिक्योरिटीज़ के अंदर आएगा, तो इकोनॉमी में पैसा कम होगा, जिससे इन्फ्लेशन हमारा कंट्रोल के अंदर आता है। तो ये इस तरह से जो एग्जिस्टिंग पैसा पड़ा हुआ है मार्केट के अंदर उसको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। सो बिफोर मूविंग टू इट की करंट सिचुएशन यहाँ तक कैसे पहुंची, वी हैव टू अंडरस्टैंड वन मोर कॉन्सेप्ट एंड डेट इज की अगर गवर्नमेंट फेड डेट मीन्स यूएस, फॉर एग्जांपल यूएस ले लेते हैं, यूएस का जो फेड है वो अगर अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो हमारे देश की सेंट्रल बैंक आरबीआई की इंटरेस्ट रेट्स को यहाँ पे इंक्रीज करती है। पहले इस कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, देन हम करंट सिचुएशंस तक पहुँच पाएंगे प्रॉपरली। सो सिंपल सी आंसर बड़े सिंपल है इसका कि यूएसए इज़ अ डेवलप्ड इकोनॉमी। यूएस डेवलप्ड इकोनॉमी, ऑलरेडी डेवलपमेंट वहाँ हो चुका है, अपने आप को प्रूव यूएसए ऑलरेडी कर चुकी है। बट इंडिया इज़ द डेवलपिंग इकोनॉमी, इंडिया इज़ एन इमर्जिंग इकोनॉमी, मतलब कि इंडिया अभी डेवलप हो रहा है, अभी यहाँ पे डेवलपमेंट बाकी है। सो चूँकि बिकॉज यूएस यहाँ पे ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, तो यहाँ पे ये जो रिस्क है डेट रिस्क इज लो, एंड चूँकि इंडिया हमारा अभी डेवलपिंग है, डेवलप हो रहा है, तो यहाँ पे जो रिस्क हो जाता है, रिस्क कंपेरेटिवली यहाँ पे हाई है यूएस के कंपैरिजन में इंडिया के अंदर। नाउ टेक अ सिचुएशन केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2। केस नंबर 1 में फॉर एग्जांपल यूएस का जो फेड है उसका इंटरेस्ट रेट है 3% एंड हमारे इंडिया का जो आरबीआई है, इंडिया का रेट है हमारा 2%। एंड केस नंबर 2 में यूएस का इंटरेस्ट रेट है 3% एंड हमारे इंडिया का जो आरबीआई है, हमारे इंडिया में भी इंटरेस्ट रेट 3% कर दिया। नाउ व्हाट विल हैपन कि हमने बात करी यूएसए इज़ अ डेवलप्ड इकोनॉमी, तो जो इन्वेस्टर है वो इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करेंगे ही नहीं। इंडिया के अंदर इन्वेस्ट क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज यहाँ एक तो रिटर्न्स कम मिल रहा है, ऊपर से रिस्क भी यहाँ पे इंडिया के अंदर ज़्यादा है, रिस्क इंडिया में इन्वेस्ट करने में। एंड यूएस में क्यों इन्वेस्ट करेंगे? बिकॉज पहला तो यूएस डेवलप्ड इकोनॉमी, उसको
दूसरा उसको रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है और उसका रिस्क यहाँ पे कम है यूएसए के अंदर। सो इन्वेस्टर विल गो टू यूएसए एंड इंडिया से सारे इन्वेस्टर्स निकलना शुरू कर देंगे राइट। एंड अब आपको एंड नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि वाई आरबीआई चाहता है कि 2 to 6% का इंटरेस्ट रेट देश में रहे, इन्फ्लेशन रहे देश के अंदर। जस्ट वेट, कुछ ही टाइम में मैं ये बताने वाला हूँ। नेक्स्ट केस 2 में अगर यूएस भी 3% दे रहा है, आरबीआई भी 3% दे रहा है, तो रेट तो दोनों को सेम मिल रहे हैं। तो यूएस में जहाँ कम रिस्क है उसको कम रिस्क में सेम रिटर्न उसको मिल रहा है, तो यूएस में जाएगा, इंडिया में अगेन वो इन्वेस्ट नहीं करेगा। बट इफ टेक द सिचुएशन कि यहाँ पे इंडिया ने कल को 5% अपने इंटरेस्ट रेट कर दिए, तो जो इन्वेस्टर है वो इंडिया में आना चाहेगा, बिकॉज उसको यहाँ पर रिटर्न्स ज़्यादा मिल रहा है, भले ही रिस्क ज़्यादा है। सो इन्वेस्टर यहाँ पे आएगा, यहाँ इन्वेस्ट करेगा, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा, तो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करेगी। दिस इज द बेसिक रीज़न वाई देयर शुड बी अ डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रेट ऑफ इंडिया एंड इंटरेस्ट रेट ऑफ यूएसए और फेड। एंड इसीलिए कहा भी जाता है कि जब यूएस को छींक आती है तो उसकी पुकार पूरी दुनिया को में सुनाई देती है। वो इसीलिए क्योंकि यूएस डेवलप्ड इकोनॉमी है, इसका डोरा सबसे मजबूत है ना। तो ये रीज़न हमने समझ लिया। नाउ कम टू करंट सिचुएशन, यहाँ तक कैसे पहुँची। सो करंट सिचुएशन की शुरुआत होती है अपने कोविड-19 से। तो कोविड के पहले क्या था, 3 सिचुएशन ले रहे हैं, बिफोर, ड्यूरिंग ओके। सो 3 सिचुएशन हमने ली, कोविड के पहले, कोविड के टाइम में एंड कोविड के बाद में। तो कोविड के पहले जो यूएसए था या फिर जो फेड था वहाँ का, इंडिया का जो फेड, जैसे हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक आरबीआई है, वैसे यूएस का सेंट्रल बैंक फेड है। तो फेड का कोविड से पहले जो इंटरेस्ट रेट्स थे वो फेड के थे 2.5%। एंड हमारे आरबीआई के थे 4% के आसपास। अब कोविड के टाइम में क्या हुआ कि सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बंद हो गई, सारे बिजनेसेस बंद हो गए, तो मार्केट के अंदर लोगों की जॉब चली गई, तो मार्केट के अंदर पैसा नहीं बचा मार्केट में। और हमने सिंपल इकोनॉमिक्स पहले समझी थी, डेट अगर मार्केट में पैसा नहीं है तो गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट कम करेगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैंक से लोन लेंगे, तो पैसा मार्केट में आएगा, इकोनॉमी चलेगी। सो कोविड के टाइम में इस फेड ने क्या किया था, फेड ने अपने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाते अभी कोविड के टाइम में इनको इंटरेस्ट रेट को 2.5% से कम करते करते 0.25% पे फेड ले आया। अब इससे और हमारा आरबीआई यहाँ पे था, हमारा आरबीआई अभी भी यहाँ 4% पे था। अब इससे कम तो नहीं कर सकता, ज़ीरो तो कर नहीं देंगे, इंटरेस्ट फ्री लोन तो बना नहीं देंगे, वरना तो सब लोग लोन लेना जाएंगे। सो हुआ क्या है, इतना यहाँ पे ले आया। अब कोविड के बाद में जब लगा कि सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ठीक से चल रही है, सारे बिजनेसेस चल रहे हैं, देश में पैसा आ गया है, अब इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, तो अप्रैल 2022 में फेड ने फिर से अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए धीरे धीरे। और अप्रैल 2022 में जो ये 0.25% पे था, उसको बढ़ाते बढ़ाते अक्टूबर 2022 में उसको बढ़ाते बढ़ाते ये लेकर के आ गया 2.5% पे। फिर से फेड इसको बढ़ाते 3.25% पे ले आया, 3.25% पे लेकर आ गया 0.25% से इसको। तो इसकी वजह से अब 3.25% पे आ गया, हमारा आरबीआई 4% पे था, मतलब गैप बहुत कम हो गया। तो इन्वेस्टर्स ऐसे निकल रहे थे, जा रहे थे। तो आरबीआई ने भी क्या किया, इसके लिए आरबीआई को भी फिर अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़े, और आरबीआई भी इसको 4% से 5.90% पर लेकर के आया, 5.9% पे आया। एंड इसलिए आप देखो कि बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स इंडिया के अंदर आए थे, चूँकि यहाँ आ रहे हैं और अभी भी आए हैं, और इस साल में आए हैं अधिकतर इन्वेस्टमेंट्स इंडिया के अंदर बहुत सारे, तो इसी रीज़न से आए हैं। तो इसी तरह से करंट सिचुएशन यहाँ पहुँची। एंड अब जब तक फेड अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाता रहेगा, आरबीआई भी इंटरेस्ट रेट अपना बढ़ाता रहेगा, बिकॉज ताकि ये गैप जो है, ये गैप मेंटेन रहे दोनों के बीच में, इंडिया का हमेशा ज़्यादा रहे, ताकि इंडिया में इन्वेस्टर्स ज़्यादा हैं तो इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करे।
सो इट वॉज अ सिंपल इकोनॉमिक्स वीडियो जिसके अंदर हमने समझा कि इंटरेस्ट रेट से किस तरीके से गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर जरूर कर लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फाइनेंशियल टॉपिक को आपकी कप ऑफ टी बनाने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।